देखो, कहने के लिए थंबनेल पर यूपीएसआई लिखा हुआ है, लेकिन यकीन मानो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद यूपीएसआई तो छोड़ो, इसके अलावा ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती हो उसको देना, फिर आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। हम इस सीरीज़ में ना 8 लेक्चर करेंगे और इन 8 लेक्चर में जो बाईसीटी की हिंदी वाली बुक है यूथ कंपटीशन की, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 8 लेक्चर आने हैं इसके। आज लेक्चर नंबर 1 है, तो इसको बताना ज़रूर कैसा लगा पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। मैंने बता दिया आपको कितने लेक्चर लगने हैं, 8, और इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं शुरुआत से, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट है, इसमें ना सारे एग्ज़ाम के जितने एग्ज़ाम में हिंदी आती है, देखो इसमें सी टेट वाला भी हो गया, ठीक है। सी टेट के बाद टेट, यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन सब के इसमें पेपर दे रखे हैं। तो अगर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो फिर क्या ही बचा है। चलो शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, नोट नहीं तो आई थिंक समझते हुए चलना, ठीक है, ध्यान से। बाकी अगर आपके पास ये बुक है तो बुक को खोल के बैठ जाओ, क्योंकि देखो अकेले ना तुम बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो इसको कंप्लीट कर लोगे जल्दी से और अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइटर ले लो, मार्क करते हुए चलना, ताकि जब दोबारा रिवीजन करो तो एक बार वो चीज़ें गो थ्रू हो जाए, ठीक है। देखो पहला चैप्टर है तुम्हारा ध्वनि, ध्वनि और हिंदी वर्णमाला, इसमें क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा, ध्यान से पढ़ो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं ध्वनि, सॉरी वर्ड, क्या कहते हैं, वर्ड। अगर मैं पूछ लूँ वाक्य की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की और ध्वनि की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की सबसे छोटी इकाई, इसको कमेंट में बताना तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन में। किसमें, स्वर और व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं, टोटल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इनमें से स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन कितने हैं, 41 हैं। 41 कैसे कैसे हैं व्यंजन, जरा मुझे बताना। देखो 41 में तुम्हारे 25 तो स्पर्शी हो गए, ठीक है। 25 के बाद हो गए 4 अंत्यस्थ हो गए, 25 और 4 29, और 4 अंत्यस्थ हो गए तुम्हारे, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 अंत्यस्थ हो गए, 4 ऊष्मीय या संघर्षी हो गए, 2 उच्छिप्त हो गए। अब इनको ज़रा ऐड करो, कितने हो गए ये, 4 और 4 10, 4 तिया 12, 2 14, और 25 4 39, और 2 और रह गए। 2 कौन से रह गए तुम्हारे, 2 कौन से रह गए भाई, हाँ, और अयोग्यवा हो गई, अयोग्यवा 2। तो इस तरीके से अयोग्यवा नहीं, अयोग्यवा क्या होंगे रे, अयोग्यवा नहीं होंगे, बताओ 2 कौन से रह गए। एक बार ऐड तो सही किया है ना हमने, 4 तिया 12, 12 2 14, और 25 और 4 29, 39, और व्यंजन होते हैं 41। तो 2 कौन से रह गए हमारे, कौन से रह गए भाई, तो चलो बता देना, या मुझे ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, तो उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखो वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ किसका होता है, अर्थ होता है शब्द का, ठीक है। तो उसको कहते हैं शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई क्या है, भाषा की मूल इकाई है ध्वनि, ध्वनि ही तो है भाषा की मूल इकाई। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। इस पॉइंट को ध्यान रखना, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी अक्षर, अक्षर से छोटी ध्वनि है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं भाई, एक स्वर और एक दूसरा व्यंजन।
हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण 52 हैं। 52 में तुम्हारे 41 जो हैं, 41 क्या हैं आपके? 41 हैं तुम्हारे व्यंजन और 11 हैं तुम्हारे स्वर। ठीक है, और यहाँ पे देख लो इनको जो बांटा गया है। देखो 11 स्वर तो तुम्हें ये दिख रहे हैं, ये रहे 11 स्वर। फिर उसके बाद में जो स्पर्शी व्यंजन आ गए कचट तप वाले, कै खे गहड़े, छः छः जय जय अइयाँ, टे ठे डे डेड़े, ते थे दे देने, पे पे में। तो ये 25 तो ये हो गई। फिर अंत्यस्त हो गई 4। फिर उसके बाद ऊष्मीय व्यंजन हो गए 4, संयुक्त व्यंजन हो गए 4, और उसके बाद अयोग्य भाव, फिर द्विगुण व्यंजन या इन्हीं को बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो टोटल मिला के हो गए कितने? 52। ठीक है, आगे देखो लिपि। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, तो उसको क्या कहेंगे? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह वर्णमाला। ठीक है, हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड। कौन सा स्वर नहीं है? अब ये भी बताओ, कोई पूछने वाली बात है? ये लो, ठीक है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है 2007 में। आगे देखो, ये कहाँ आ गई भाई? इनमें से ऋषि क्या है? ऋषि व्यंजन है, दोनों है, संयुक्त व्यंजन है, या फिर स्वर है? स्वर है ऋषि, और क्या है? स्वर कौन कौन से? देखो स्वर को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर होते हैं उनके अलावा जो बचे। हास्य स्वर होते हैं कितने? हास्य 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है? देखो ऋषि की मात्रा का प्रयोग किस में हुआ है? तो आपको देखो ये वाला रे की मात्रा है, ये भी रे की मात्रा, रे का पदेन रूप है ये। ठीक है, इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो मेरे को ये दिख रहा है, ये वाला आंसर ठीक है। आगे देखो, जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उनको स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की सहायता से क्या बोला जाता है? स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है साहब? 11 है, सबको पता है 11 स्वर हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं उनमें से? ये वाले तुम्हारे हैं, ये क्या कह रहा है? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा ये 4 दे रखे हैं, बाकी तुम्हारे कितने? 11। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है बिल्कुल। ठीक है, बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है स्वतंत्र। स्वर किसका भेद है? स्वर वर्ण का भेद है। और किसका भेद है? कितने वर्ड? स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन 2 ही प्रकार के तो वर्ड होते हैं। व्यंजन को ध्यान रखना, व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आगे देखो, मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। और प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा। जैसे अगर किसी को हमें आवाज़ माननी हो तो कहते नहीं राम राम, बहुत देर तक कहते हैं, तो उसके लिए ये लगा देते हैं हम, ये फिर ऐसे लिखेंगे उसको राम। ठीक है, बात आई तुम्हें समझ में? ओके, ठीक है। तो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इसको यहाँ करो 1 मिनट, ठीक है? हाँ, अब सही है। चलो देखो आगे। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। इसमें भी क्या पूछने वाली बात है कोई? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? अब देख लो, सब में दीर्घ स्वर किस में हैं? सभी स्वर दीर्घ हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसमें तो आ रहा है, तो ये दीर्घ तो है नहीं, इसमें भी आ रहा है, ये दीर्घ नहीं है। और ये कब से स्वर होने लगा? ये संस्कृत में होता है ऐसा वर्ड, संस्कृत में भी ये ऋषि टाइप का होता है, ऐसे इस तरीके का, ठीक है? और वो नहीं होता है। देखो आगे, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 ही तो है।
ये वाली ऑप्शन 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहते हैं। व्याकरण परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितने स्वर हैं? 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भाग होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया था तुमने। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, या दीर्घ या फिर गुरु। दीर्घ या फिर गुरु कौन कौन से हैं? दीर्घ या फिर गुरु। ह्रस्व वालों को छोड़ के छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इसी को छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर देख लो कौन सा है कौन सा दीर्घ स्वर है? हाँ सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इसने। कौन सा दीर्घ स्वर है? अब देखो यहाँ पे तुम्हें समझाऊँ, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, ये नहीं है। तो फिर इसने ऑप्शन नंबर ए क्यों माना है? उसके पीछे का रीज़न समझो। देखो जो तुम्हारा ये है ना छोटी ए, ये तुम्हारा ए प्लस ई से मिलके बनती है। बड़ी ए ये वाली, ये तुम्हारा ए प्लस बड़ी ई से मिलके बनती है। ऐसे ही आगे छोटा ओ आएगा, फिर आएगा बड़ा ओ, तो ये सब किसी ना किसी से मिलके बनते हैं। लेकिन जो छोटा आ है ये सेम अपने जैसे से मिलके बनता है, बड़ा आ। ठीक है, इसको सजातीय स्वर भी कह सकते हैं। तो सजाती भी दीर्घ होते हैं। बताइए समझ में नहीं आई? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जो 2 स्वरों से मिलके बने, वही तो संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले स्वर क्या है? संयुक्त स्वर है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी प्लुत वाले में। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कहते हैं सुनो, बहुत लंबा खींच गए, सुनो। जैसे प्लुत स्वर कौन सा है? देख लो इसमें प्लुत स्वर, ये है बी, प्लुत। ठीक है, संधि या संयोग के आधार पर स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। कौन सा स्वर है जो संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर का मतलब है जो कि 2 स्वरों से मिलके बना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो संयुक्त स्वर है। ठीक है, इसको संयुक्त स्वर माना गया है। ए ओ आदि इन्हें संयुक्त होने का विरोध इस प्रकार है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखो मूल दीर्घ स्वर तुम्हारा देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है। इन्हीं को कह लो तुम मूल दीर्घ स्वर। क्या कह लो? मूल दीर्घ स्वर। या इन्हीं को कह लो तुम सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। ठीक है, क्या कह लो? सजातीय स्वर। दोनों बात एक ही है। बात आई समझ में? तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है। बाकी ये पीछे हम पढ़ ही चुके हैं, 11 स्वर होते हैं। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? खुलने के आधार पे होते हैं 4। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत स्वर। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो समृद्ध स्वर तुम जानते हो, ई, ऊ, ऊ, ये 4 होते हैं। इनमें से देख लो कौन सा है? ई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाने की बड़ी समस्या है भाई। आगे देखो, विवृत। विवृत होता है, एक ही होता है विवृत। जो बड़ा आ है नहीं, ये विवृत स्वर है बस, इसके अलावा नहीं है, कोई ध्यान रखना। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो अग्र मध्य पश्च। अग्र मध्य पश्च ये विकृत वाला नहीं आता। ठीक है, विवृत। विवृत तो मुख खोलने के आधार पे, खोलने और बंद करने के आधार पे। विवृत स्वर कौन सा है? बड़ा आ। कौन सा है? बड़ा आ। ठीक है, अर्धसमृद्ध स्वर कौन सा है? 2 होते हैं। एक तो ओई, ओ याद रखो, ओई। ठीक है, ये देखो अर्धसमृद्ध ओई। ठीक है, और अर्धविवृत ये वाला, और समृद्ध तो ई और ऊ।
आगे देखो, उच्चारण स्थान के आधार पे अब इसमें स्पर्श वाले भी आ जाएंगे। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? मूर्धन्य व्यंजन जो तुमने पढ़ा होगा, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन सा? तीसरे में आते हैं, क, च, ट, टा, टा वर्ग में आते हैं। टा वर्ग में देख लो कौन सा है। टे, ठे, डे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, ढे। तो कौन सा है? बी दिख रहा है मुझे तो, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ये दे रखा है नीचे टा वर्ग वाले सारे। ऋषि भी आ जाता है। ठीक है, ऋषि और रारथ भी इसी में आ जाता है, रारथ। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, सबको पता है। दिए गए विकल्पों में से कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है? हाँ, तो यह तो देखो कंठव्य कै 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 ड़े। अबे तू कहाँ चल जाता है? कै 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 ड़े। तालु से कौन सा? चे, छे, जे, जे, अइया। मूर्धाज से कौन सा? टे, ठे, डे, ढे, ड़े। दंत से कौन सा? दंत से ते, थे, दे, धे, ने। ते, थे, दे, धे, ने। ओष्ठ से पे, पे, वे, भे, में। अंत्यस्थ यर, लव, ऊष्मा, श, श, श है। यर, लव क्या है? अंतस्थ है, अभी तो बताया। दंत व्यंजन और ये, ठीक है, और ए, ला और शा, लाश के समूह में वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा में टे वर्ग वाले देख लो कौन से हैं। तो मुझे इसमें ना वी दिख रहा है, बी, बी, टे, ठे, डे, ढे, डे, ये रहा। और एक और बात ध्यान रखना, टे, ठे, डे, ढे, डे के अलावा एक तो ऋषि भी आता है उसी में, ऋषि, और ये 66 खोट ये भी उसी में आता है। किसमें? मूर्धा में। विसर्ग कहाँ से बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है कंठ से। विसर्ग के अलावा छोटा आ, बड़ा आ, हा, हल और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान, अबे यार ये एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा, नहीं उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है? कंठ से है। ठीक है, कहाँ से भैया? कंठ से है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो कहाँ भाग जाता है बार बार। चलो अच्छा, एक बार बात ही कर लें। देखो कंठ वाले बता दिए मैंने। स्पर्शी व्यंजन के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद आ जाओ ओष्ठ। ओष्ठ से ध्यान रखना, एक तो तुम्हारा ऊ आएगा इसमें, ठीक है, ओष्ठ में, जो लास्ट वाला होता है। तालव्य में ध्यान रखना, कंठव्य, तालव्य। तालव्य में आएगा एक तो ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, या आ जाएगा, श आ जाएगा। ठीक है, अनुनासिक में जानते हो जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो वाला। अबे लास्ट वाला नहीं होता, 1 2 3 4 5 इस वाली कॉलम में जितने वर्ड हैं वही पंचमाक्षर हैं। ठीक है, मिटा दो, ओके। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये रह गया क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? तालु से नहीं बोला जाता। क, च, छ वर्ग वाले, च, छ, ज, झ, कै तो कंठ से बोला जाता है भाई, कै तो कंठ से बोला जाता है। कंठोष्य, कंठोष्य मतलब कंठ भी होना चाहिए और ओष्ठ भी होना चाहिए, तो वो कौन सा है वो देख लो तुम। कंठ भी होना चाहिए और ओष्ठ भी होना चाहिए। देखो इसको देखो, कंठ का मतलब कंठ में भी आ जाए, तो आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। तो बड़ा ओ का निर्माण है ए प्लस बड़े ऊ से मिलके होता है। मैंने तो अभी बोला है, ये तो कंठ से बोला जाता है, ये ओठ से ओष्ठ से बोला जाता है, दोनों को मिला के बन गया कंठोष्य। ठीक है भाई, ओके। चलो आगे देखो, अबे मिट क्या नहीं रहा तुम। कंठ ध्वनि बता दिया मैंने तुम्हें, ये वाला है, ठीक है, और बाकी सब बता दिया। आगे देखो, कंठ तालव्य, कंठ भी होना चाहिए, तालव्य। तो पहले कंठ सोच लो, ओ कंठ से नहीं बोला जाता, ओ कंठ से, ओ में आएगा ए तो बोला जाता है कंठ से।
अब डी में भी ए आएगा, ये भी बोला जाता है, ऋषि नहीं बोला जाता। तो इन दोनों में से एक होगा, बी या डी में से। अब देखो बी वाला तो हमने ऊपर पढ़ा था, ये कंठोष्य है। लेकिन ए वाले में देखोगे तुम तो ए भी आएगा इसमें और ई भी आएगा, ठीक है। ए तो हो गया कंठ से, कंठ, और ई किससे हो गया, तालु से। किससे हो गया, तालु से। तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। समझ गए बात को। चलो कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ से लास्ट वाला पे फे वे वे में, पे फे बे भे में, तो ये वाला नहीं आएगा। डी वाला देख लो, क्लियरली दिख रहा है। अच्छा डी वाला ओष्ठ में नहीं आएगा तो कौन में आएगा, ये आएगा कंठ में। किस में आएगा, कंठ में। नीचे लिखा भी है ये कंठ ध्वनि है, ठीक है भाई। और देखो खुद से पढ़ते तो नहीं पढ़ पाते, अब मेरे साथ इजीली पढ़ते हुए चल रहे हो नहीं। हाँ यही तो फ़ायदा होता है। देखो निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है, कंठ वर्ड पूछा है इसने। तो कंठ वर्ड होते हैं तुम्हारे ए आहा, छोटा बड़ा आ, हाहल विसर्ग। उसके बाद कै वर्ग वाले कै खे गे घे ड़े, कै खे गे घे ड़े। इनमें से देख लो क्या नहीं है, कौन सा है, सॉरी। तो देखो ऊ नहीं आएगा, ऊ जाएगा किस में, ऊ जाएगा तुम्हारा ओष्ठ वाले में। ई जाएगा तालव्य वाले में। ए आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है हमको वही, ठीक है। चलो ई चे छे जय जय णे, सॉरी चे छे जय जय अय्या, ये तो तालव्य से है, सीधा सीधा दिख रहा है, दूसरा ही वाला है, ठीक है। बाकी ये देख लेना, ये वाला ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं याद हो तो, समझे बात को। चलो जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र वाले होते हैं जो आगे से बोले जाते हैं। आगे से कौन कौन से बोले जाते हैं, ई, अब बोलो ए, अब ए, ठीक है, ये आगे से बोले जाते हैं। मध्य से किसकी आवाज़ आती है, आय, केवल ए, ठीक है। और पश्च से केवल इन दोनों के अलावा जो बचा वो पश्च से, जैसे बड़ा आ, फिर आएगा ऊ, फिर ऊ, अब क्या हो लग गया ये, ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ, बड़ी ओ, ये सब क्या है, ये सब पश्च से बोले जाते हैं। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ड कौन सा है, पे फे बे भे मैं, तो ऊ आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। चल कंठ तालव्य, कंठ भी होना चाहिए तालव्य भी। तो देखो कंठ भी होना चाहिए और तालव्य भी होना चाहिए। कंठ तालव्य, देखो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ओष्ठ में पहुंच जाएगा। अच्छा इसमें ये कंठ मिलेगा हमको, केवल कंठ तालव्य नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सी वाले ऑप्शन को देखूं तो ए को तोड़ूंगा तो ए प्लस ई मिलेगा, इसको तोड़ूंगा ए प्लस बड़ी ई मिलेगा। तो ये तो कंठव्य हो गया और ये तालव्य हो गया, दोनों को मिला के बनेगा कंठ तालव्य, ठीक है। आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, तुम्हें पढ़ाना तो है ही। देखो आगे, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ भी होना चाहिए और क्या तालु भी होना चाहिए। तो देख लो भैया, मुझे तो एक ही दिख रहा है, बी ऑप्शन। अभी पढ़ा के आया हूँ मैं, अभी पढ़ा के आया हूँ बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो एक और बात बताऊँ मैं तुम्हें, ये वाली बुक नहीं, ये जो यूथ वाली बुक है, इस बुक को आप कंप्लीट कर लो और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया तो उसको आप करोगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया या फिर इस बुक को पढ़ने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हुआ, तो यकीन मानना वो क्वेश्चन किसी पे भी नहीं हो रहा फिर। क्योंकि इसमें तुम सोचो, सारे जितने एग्जाम में हिंदी आती है सबके PY को डाल दिए। अब एग्जामिनर कहाँ से देगा, कहीं से, यहीं से तो देगा, है नहीं। तो वो अगर तुमने पढ़ी है तो कर लो, और अगर इसमें तुमने पढ़ी है और क्वेश्चन भी तुमसे नहीं हो रहा है लेकिन ढंग से पढ़ना है इसको, तो समझ लेना वो किसी से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ लेना। फिर UPSI में देख लेना, हिंदी में 40 में से 40 लाओगे तो, ठीक है। चलो देखो, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और ओ। तो देख लो, ओ किससे मिलके बनता है, ए प्लस ऊ से, तो ये कंठ हो गया, ये ओष्ठ हो गया।
तो कंठोष्ठ थी, डी ऑप्शन। आया अनुनासिकता के आधार पे। अनुनासिकता के आधार पे क्या है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है, तो उसको हम चंद्र बिंदु का यूज़ करते हैं अनुनासिक के लिए। ये समझना, चंद्र बिंदु होता है हमारा ऐसा, ठीक है। तो जब भी इसका उच्चारण करोगे ना तो नाक के द्वारा इसका उच्चारण होगा। बात को समझना, ध्वनि मुँह से तो निकलेगी तुम्हारी लेकिन नाक तक निकलेगी, ये बात ध्यान आ रही है। जो ध्वनि है, आवाज़ जो है वो नाक से तो निकलेगी भी लेकिन मुंह से भी निकलेगी, मुंह से निकलेगी नाक से भी, दोनों से निकलेगी। उसको बोलते हैं अनुनासिकता। जैसे चांद, चांद, आंगन, आंगन, देखो नाक से भी निकल लिया, मुंह से भी निकल लिया। तो बात समझ गए इतनी? चलो अगला क्वेश्चन, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अब मुझे बता दो, अनुनासिक जो स्वर होते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं क्या, या ओष्ठ से बोले जाते हैं? ये तो बिल्कुल कतई गलत, मुंह से नहीं, नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता, चंद्रबिंदु, देख लो किसमें चंद्रबिंदु नहीं है, किसी में कोई दिक्कत नहीं। तो अनुनासिकता देखो कहाँ पर तुम्हें ये बोलने पर लग रहा है कि नाक से भी आवाज़ आ रही है। संभावित, संभावित कुछ भी नहीं हो रहा। संभव, संभव से भी नहीं हो रहा कुछ। संभावना, संभावना से भी हो रहा, लेकिन संभालना, संभालना, डी ऑप्शन, ठीक है। यूपी PCL JEE इलेक्ट्रिकल 2015 का क्वेश्चन है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उनको बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। जैसे ये वाले वर्ड देख लो, ए, आ, ई, ठीक है। और निर्नुनासिक हो गए जिनसे केवल मुंह से आवाज़ निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी, बिना नाक की आवाज़ के। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या बोलते हैं? डी, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, सही है। चलो भैया, ये हमारा भाई बहुत, अरे आ जा यार, अब तो वहाँ चला जाएगा। देखो, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वो बता तो दिया मैंने, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? चलो आगे देखो, ओष्ठों की आवृत्ति के आधार पे। तो एक तो होता है आवृतमुखी, एक होता है वृत्तमुखी। यानी कि आवृतमुखी वो होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारा होठ होता है वो पूरा गोल नहीं होता है, थोड़ा सा, जैसे ए, आ, ई, ए। वृत्तामुखी में हमारा होठ पूरा ही गोल हो जाता है, ऊ, ओ, आ, ठीक है। दिए गए विकल्पों में ई आवृतमुखी है, तो देख लो ई क्या है? आवृतमुखी स्वर है। बाकी ऊ वृत्त पूरा बन जाएगा, ये भी पूरा बन जाएगा, ये भी पूरा बन जाएगा। स्वरों से संबंधित अन्य प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है पश्च समृत स्वर है। कैसा है? समृत स्वर। कैसा भैया? समृत स्वर है, पश्च समृत स्वर, ठीक है। ध्यान रहेगी ये बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। समृत स्वर होते कौन कौन से? ये वाले देखो सर्कल कर दिया, यही है समृत स्वर। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुप्त स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, लेकिन क्या द्वित्व स्वर सुना? नहीं, द्वित्व व्यंजन होता है। और द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं जरा बताना मुझे? दो होते हैं, कौन से? ड और ढ। बात समझ गए? चलो समझ गए तो अच्छी बात है, आगे चलो। हिंदी वर्णमाला की ऋषि ध्वनि जो है वो क्या है? एक स्वर है। स्वर में तो पढ़ा था हमने, कितने पढ़े थे? छोटा आ, बड़ा आ, अरे नहीं गलत करवा रहे मुझसे, स्वर बोल रहा हूँ मैं, स्वर। अरे स्वर ठीक तो है, छोटा आ,
बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, यहाँ पे आता है ऋषि, फिर ऊ और ऋषि आगे लगा दिया, ऋषि आएगा यहाँ, ऊ के बाद में आता है। ठीक है भाई, तो ये होते हैं तुम्हारे स्वर। टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं भैया। अच्छा, एक और बात पूछूं मैं? बिल्कुल बताएंगे, पूछो तो सही। तो सुनो, ये बताओ मुझे, ये जो स्वर है ना, वो लिखित रूप में कितनी होती है? लिखित। फिर बताना मौखिक रूप में कितनी होती है? मौखिक। किसमें? मौखिक। दोनों का आंसर सोचना और कमेंट में बताना मुझे, और नहीं बताओ कमेंट में तो सोच के लिख जरूर लेना ढूंढ के, ताकि तुम्हें ये याद रहे। व्यंजन, अब आ जाओ व्यंजन पे। देखो, ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, और घोष वर्ण भी होना चाहिए। तो अल्प प्राण और महाप्राण दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। बात आई समझ में? अल्प प्राण और महाप्राण। देखो, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये वर्ग याद होना चाहिए, ये वाला, ये वर्ग तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, ओष्ठ, अल्प प्राण और महाप्राण को समझने के लिए। तो देखो इधर, जो तुम्हारे अल्प प्राण होते हैं नहीं, अल्प प्राण आपके 1, 3, 5, ये जो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग, इनके जो लेटर होते हैं वो हैं अल्प प्राण। भैया इनकी संख्या कितनी है? 31 संख्या है इनकी। कितनी है? 31 संख्या है। भाई 31 कैसे? ये तो तुम्हारे 15 ही हैं। 15 ही बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? हाँ, 15 ही बैठेंगे। तो ये 31 कैसे? 31 ऐसे, इसमें आपके स्वर भी आ जाते हैं, इसमें आपके अंत्येष्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं? स्वर आ जाते हैं, अंत्येष्ट भी आ जाते हैं। तो अब कितने हो गई है जरा लगाओ। उसके बाद और बचे तुम्हारे 31। ठीक है, 31 के बाद ये स्वर हो गए, अंत्येष्ट हो गए, और ऊष्मी भी लिख लेना इसमें। तो इस तरीके से टोटल नंबर इतने होते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे। तो ये कह रहा है कि ओष्ठ और अल्प प्राण, घोष भी होना चाहिए। अब इसमें घोष भी समझना पड़ेगा तुम्हें। एक होता है शयघोष, एक होता है एकघोष। आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसका आंसर समझो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। देखो, ओष्ठ है बा। ठीक है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण कैसे है? क्योंकि उसमें चेक कर सकते हो 1, 3, 5 में पै फै बै, तीसरे में आएगा ये, तो तीसरे में ये हो गया। ठीक है, चलो तालव्य। अब तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन सी भैया? तालव्य ध्वनियाँ। चलो देखो, यहाँ पे सघोष अघोष भी दिखा दूँ तुम। देखो, घोष नहीं होता, घोष वर्ड। क्या है? घोष। एंड के 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, 3, 4, 5, ये वाली लाइन के घोष वर्ड होते हैं। 12 वाले होते हैं अघोष, यानी पहली और दूसरी लाइन अघोष वाली की होती है। तो उसने घोष भी पूछा है, तो पहली लाइन में, दूसरी लाइन में नहीं, मुझे तीसरी लाइन में मिलेगा बै। देखो बै। ठीक है, तो ये घोष भी है, अल्प प्राण भी है, और ओष्ठ भी है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाए। ठीक है भैया, चलो आगे। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? छ छ जय जय, या फिर जय और झय, या टे और डे, ऊपर तुम में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से च वर्ण का उच्चारण स्थान है। च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च वर्ण का उच्चारण स्थान है क, च, ट, तालव्य। तालु में आ रहा है ये पहले, दूसरे में। ठीक है, ये याद कर लेना इसको। पे वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कचट, तप, त, प, 5वें में आए। 5वें में कौन सा? कचट, तप, ओष्ठ में।
ओष्ठ कहाँ है भैया? बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, समझे बात को? नहीं समझे? बिल्कुल। त्रिवेणी शब्द में त्रै वर्षों के योग से बना है? नहीं, यहाँ वर्ष नहीं आना चाहिए बेटा, यहाँ आना चाहिए वर्ण। क्या आना चाहिए? वर्ण। तो त्रिवेणी में जो त्रै है ना, ये तय और रे इन दोनों से मिलके बना है। अब आप कहोगे कि जो रे है ना, रे और जो तय है, इसमें तय आधा है, रे पूरा है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, यानी कि तय आधा और रे पूरा, तब बना है त्रै। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। चलो आगे चलते हैं, फिर क्या है, ऐसे धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे अपनी। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? अच्छा, ने बताइए क्या दंत है? घ बताइए क्या कंठ है? कै खे गे बिल्कुल है। बे ओष्ठ है? बिल्कुल है। ये मूर्धन्य है? बिल्कुल है। नहीं नहीं नहीं, मूर्धन्य नहीं, ये तालव्य है। क्या है? ये है तालव्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात आई समझ? चलो। सर्वज्ञ में जो व्यंजन है गे, गे जो व्यंजन है वो दो से मिलकर बनता है। देखो गे कौन सा है, यहाँ लिख दो गे। गे बनता है तुम्हारा जय, जय और अय्या से। इसमें भी जो पहला वर्ड है जय, ये आधा होता है, बाकी पीछे वाला पूरा। ऑप्शन नंबर कौन सा? नहीं, ये कैसे हो जाएगा? पहला वाला सही है। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? वर्ण और उच्चारण स्थान की, जैसे है तुम्हारा कहाँ आता है? कट्ठब्य पे आता है। तो ये तो मैंने बताया बिल्कुल ठीक है। ये श तालव्य में बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ये वाला श है, ये कहाँ चला गया? ये वाला श जो है, ये मूर्धा में गिना जाता है। मूर्धा यानी मूर्धन्य, मूर्धा यानी मूर्धन्य। ठीक है भैया, चलो। बाकी यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, इनके अलावा ए आह विसर्ग और ई यस और ऋषि और लाशा और ऊ, इनके अलावा ये वाले वर्ड भी हैं जो कि इनमें आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलो आगे आओ, सूची मिलाते। सूची मिला लो। श क्या है भैया? श आया भी बताया, मूर्धा में आएगा श। तो पहला तो ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक। ऋषि कंठव्य, तालव्य, मूर्धा, दंतव्य और ओष्ठ। रीरस और लैश, ले और श। ठीक है, ले और श, यानी कि श जो आएगा तुम्हारा वो आएगा दंतव्य में। तो ए का कितना होना चाहिए? तीसरा। अबे तू कहाँ भाग गया? ए का होना चाहिए भैया कितना? तीसरा, यानी कि ए का तीसरा। श किस में आएगा? मूर्धा में ही आएगा श। ये वाला किस में आएगा? ई यश दूसरे, मूर्धा नहीं सॉरी तालु, और ने आएगा नासिका। तो देख लो, पहले का तीसरा और ये पहला, ये ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ये देखो कितने अच्छे से चार्ट दे रखा है इन्होंने, इसको रट लेना। बाकी पढ़ा तो दिया ही है तुम्हें। ठीक है, कट्ठब्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालव्य, अंतस्थ और ऊष्म। किस व्यंजन के उच्चारण से जीवा तालु से नहीं टकराती है? देख लो भैया, जय बिना टकराए नहीं बोल सकते, च बिना टकराए नहीं बोल सकते, गह में नहीं टकराए, श जीवा का आगे वाला हिस्सा टकरा रहा है, लेकिन घ बोले तो घ,
तो घ जो है पीछे वाला थोड़ा सा टच हो रहा है, लेकिन इसको कंसीडर कर लेते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक नाक से वो बोला जाए और उससे बोला तो ये चंद्र बिंदु है भैया। कौन सा है? चंद्र बिंदु। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ देख लो। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, विसर्ग बिल्कुल नहीं है, क्या बिल्कुल नहीं है, पे सी ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं जो दो शब्दों से मिलके बने? 4 हैं। कैसे? देखो, त्रय, छः, श्रय और कौन सा रह गया? गे, चय। ठीक है, ये 4 हैं। तो ऑप्शन में देख लो ये कहाँ पे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा युग्म सही नहीं है? ओष्ठ, पे बे कै और मूर्धा का च। नहीं, मूर्धा वाला गलत हो गया। ये तो मूर्धा में तुम्हारा वो आएंगे टावर वाले, टेट है, डेड है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण क्या हैं? कंठ से कै है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी सुन लो रे, बी। अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक तो यही वर्ड है भैया, और कोई तो दिख ही नहीं रहा। ऐसा वर्ड देखा है तुमने? लो, ऐसा वर्ड देखा आज तक नहीं देखा ना, तो कौन सा अमानक है? यही वर्ड। किसका उच्चारण? दंत। दंत से कौन सा आएगा? कचट, ता वर्ग वाले देख लो। ठीक, तय थे दे धे ने, तय थे दे धे ने, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है इसका। ये बाकी तुम्हें पता ही है सब, तय वर्ग, ये वर्ग और ये वर्ग। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से है? तालु से किसका है भाई? तालु, तालु से सी, जय। किसे है? जय। ठीक है। गे, टे, में नहीं, दूसरे में देख लो ना, च, छ, जय, जय। ठीक है भैया, चलो आगे। पानी पिया भी, प्यास लग गई मुझे। ठीक है, ये नहीं सोचना कहाँ चले गए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मी व्यंजन है? तो ऊष्मी व्यंजन होता है श है। कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, है, श। ठीक है। जब भी तुम इन वर्ड को बोलोगे तो अंदर से ना गर्माहट आएगी, ऊष्मा, इसीलिए इनको बोलते हैं ऊष्मी व्यंजन। इनका एक और नाम होता है संघर्षी, क्योंकि ये संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? संघर्षी। ठीक है भैया, चलो चलो भैया आगे देखते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ से कौन सा? कै वर्ग वाला, कै और खे और गे, बी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल ठीक। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, तालव्य महाप्राण, तालव्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, और कौन सा? घोष होना चाहिए। तो देखो, तालव्य ढूंढ लो पहले। अगर मैं इसमें तालव्य ढूंढूँ तो छ छ जय झे अइया, छ छ जय झे अइया, ये तो वैसे नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। छ छ जय और झे, जय और जय, छ छ छ, इन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, तालव्य ढूंढ लिया, अब ढूंढो महाप्राण। महाप्राण होते हैं ये तुम्हारे 2 और 4। अब दूसरे और चौथे वर्ग में कौन सा मिल रहा है ये देख लो, छ और छ, छ और छ, छ छ जय और झय, वही दोनों ही मिल रहे हैं। छ वाला दूसरे में मिल रहा है और झय वाला मिल रहा है चौथे में। तो अब घोष देखना पड़ेगा हमें। अब घोष कैसे देखेंगे? 3, 4, 5 इनमें से देख लो।
तो 4 में मिलेगा भाई साहब, तो 4 में झ मिलेगा, जी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना कैसे मैं छांट पा रहा हूँ, बताइए समझ में। वेरी गुड। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर यानी कि 5वां अक्षर। 5वां अक्षर कोई नासिक बोलते हैं, नासिक के व्यंजन, नासिक के। तो देख लो, पे फे बे भे में, ये दिख रहा है ए। ते थे दे धे, ते थे दे दे बीच में आ गया। के खे गे बीच में आ गया। श ये तो आ ही गया, ठीक। तो समझ में आया, ओके। 74 कितने पेज पे पहुंच चुके हम भैया? 17। कितने पहुंच पे? 17। अरे 16 पे आ गए, अरे 18 पे आ गए। ओ भाई चलो देखो, कंठ या महाप्राण और घोष, कंठ भी होना चाहिए, तो कै खे गे घेड़े, तो है तो हो नहीं सकता। हाँ सॉरी, होता तो है। अबे गधे हो, सुनो इधर, ए आ और है और विसर्ग, ये 4 अलग भी तो होते हैं। तो यानी कि चारों ही क्या हैं? कंठ। क्या है? चारों ही कंठ। अब फंस गए हम। महाप्राण खोजो और घोष खोजो। महाप्राण खोजना है, क्या करना पड़ेगा? 24 खोजो, 2 4। घोष खोजना है तो 345, 3 4 5। ओए ये क्या हो रहा है? अब कहाँ पहुँच गए? 17 पे आओ वापस दोबारा। तो 3 4 5, तो मुझे 4 कॉमन दिख रहा है। तो चौथे में देख लो कौन सा आएगा। कै खे गे और घे, कै खे गे घे, कै खे गे और घे। अब देखो यहाँ पे घे भी नहीं मिल रहा। अब कौन सी ट्रिक लगाएंगे इसमें? हम ट्रिक लगाएंगे इसमें जो मैंने तुम्हें और अलग ऑप्शन बताए थे। तो देखो जो महाप्राण होता है ना, महाप्राण, महाप्राण में जो ऊष्मी व्यंजन होते हैं वो होते हैं, और घोष में ऊष्मी व्यंजन नहीं होते। ऊष्मी व्यंजन का एक वर्ड होता है बस। तो अब यहीं से देख लो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने थोड़ा अच्छे से पढ़ रखी हो वर्णमाला। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है भैया? डी। समझ गए? वेरी गुड। मूर्धा होना चाहिए, अल्पप्राण होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। मूर्धा, मूर्धा के लिए क्या याद करो? कचट, टे वर्ग वाले, टे ठे डेढ़ है, टे ठे डेढ़ है, नहीं टे ठे डेढ़ है, तो टे ठे डेढ़ है, भय तो आएगा नहीं इसमें, तो भय वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये बचे 3, इनमें ढूंढो अल्पप्राण कौन सा। अल्पप्राण जानते हो ना? 135 बिल्कुल जानते साहब। घोष जानते हो ना? घोष 345। कॉमन इनमें क्या मिल रहा है? एक 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो यानी कि टे और ठे, ठे ये वाला ऑप्शन ख़त्म, दोनों बचे। टे ठे डे, टे ठे डे, टे हो सकता है। टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, टे ठे डे और धे, धे वाला आएगा चौथे में। चौथा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? बी बचा। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और नहीं तो पेपर में गलत करके आ जाओगे। नहीं करोगे तो एक बार में क्यों नहीं मिट पाता? अरे आगे क्वेश्चन। ओष्ठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। तो ओष्ठ, पै फै बै भै, सारी ओष्ठ है। महाप्राण और घोष हम जानते हैं। महाप्राण जो हैं, महाप्राण तुम्हारे 2 और 4 होते। घोष 345, कॉमन मिल रहा है मुझे 4। चौथे वर्ग में कौन सा आएगा? पै फै बै और भै, पै फै बै भै। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड माई डियर फ्रेंड्स? ओके, आगे देखो। मूर्धन्य, मूर्धन्य होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, एक घोष होना चाहिए। मूर्धन्य,
अल्प प्राण अघोष। तो मुर्दा छांट लो, टे वर्ग वाला, टे ठे डे डे छः तो हो नहीं सकता, टे ठे डे तीन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अल्प प्राण, अल्प प्राण के लिए बताया 135। अघोष, अघोष के लिए बताया मैंने कितना 12। कॉमन क्या मिल रहा है 1, तो 1 2 3 टे आ जाएगा पहला वाला ही, ठीक। वेरी गुड। देख रहे हो विनोद कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वर्णमाला से, प्रैक्टिस कर लेना, समझे। देखो अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्या कह रहा है। अल्प प्राण भैया वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन है, जैसे इतना इतना। और जो अंत्यास्त भी हैं, देखो य र ल और व, ये भी क्या है अंत्यास्त, क्या है अंत्यास्त। बात को समझे भैया जी, बिल्कुल समझे। चलो अघोष देखो, अघोष में मैंने बताया वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा उसके बाद में अघोष में ही श और ए। मैंने तुमने बताया था कि जो ऊष्म व्यंजन है उनमें है जो है वो अघोष में नहीं आता, घोष में आता। पीछे वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। आर यू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स? देन लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स गो। वह ये तो सारे मिट गया, ये लो मैं कर दिया फिर से, ठीक है। चलो अच्छा एक और बात, अगर तुम्हें इसकी PDF चाहिए, PDF चाहिए, अबे होगी तुम पे, तो क्या करना, टेलीग्राम पे जाना, मेरे नहीं अपना नहीं बता रहा, वहाँ जाके सर्च करना अपना PDF चैनल आएगा एक, वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर सारे सब्जेक्ट की तुम्हें PDF मिल जाएगी और भी एग्ज़ाम की, ठीक है। ज्वाइन कर लेना जाके, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तुम्हें अगर कंटेंट चाहिए ये वाला तो, और यही PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, हाईलाइटेड वाली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया। चलो इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, तो ऊष्म तो तुम्हारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। चलो और क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, ये जो वे है ना, वे ये बहुत पूछा जाता है, ये दंतोष्ठ है, इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट दंतोष्ठ। इनमें से कितने वर्ड अघोष हैं, अघोष व्यंजन जो होते हैं वो तुम्हारे 12, यानी पहले में तो ये तो है नहीं, देखो ठीक है। तो कितने हैं, 2 हैं केवल। अगर 2 कौन कौन से निकालोगी, तो एक में पहले में आना चाहिए, पहले में ये नहीं आता, न ये आता पहले, दूसरे में टे ठे डे, ये तीसरे में आता, ये गलत, ठीक है। 2 ही बच्चे भैया, ठा और ता। बहुत इजी क्वेश्चन, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। अघोष फिर से बता रहा हूँ, कितने होते हैं भैया 345। कितने होते हैं भैया 345। और नहीं सॉरी, अघोष पूछा ना, अघोष होते हैं 12, 1 और 2, और घोष होते हैं 345। 345 का मतलब 345 का मतलब तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। 12 का मतलब पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, समझ गए, वेरी गुड। देखो तो इसमें से अघोष कौन सा है, पहले और दूसरे वर्ग। कैक है, पहला ही मिल गया मुझे तो आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, वेरी गुड। देखो एक चीज़, अघोष व्यंजनों की कुल संख्या 13 है, इसीलिए प्रत्येक हाँ मैं वही तो सोच रहा, देखो यहाँ पे लिखा है ना तीसरा और चौथा पांचवा, मैंने कहा यार मैंने गलत पढ़ा दिया, लेकिन आगे चल के बोल रहा है ये अघोष है, वो सॉरी सघोष वर्ड है। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा अघोष होता है। और ऐसे तो मुझे डरा ही दिया भैया। चलो
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 व्यंजन है। मैंने बताया था तुम्हें 33 में क्या है, 33 व्यंजन में आपके हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 2 योग्यवा हैं, 2 द्विगुण हैं और 2 द्विगुण हैं तुम्हारे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है 4। ये वर्ड किससे संयोग से बना है? देखो, अबे तू कहाँ से? अबे यार, इसका बड़ा झंझट है, खेल ख़त्म करूँगा इसका। मैंने बोलता गे किस से? जय और अय्या से। अय्या कैसे बन रही है? और जो हलंत है ना वो आगे वाले पे आता है। जैसे त्रे में भी आता है तय और रे। हलंत कहाँ आता है? रा पे। बस समझ गए? चलो, कुछ तो समझे भाई, है नहीं? वेरी गुड। चलो भाई, जैसे यहाँ पे देख लो, सारे लिख दिए हैं। किताब बहुत अच्छी किताब है बच्चों ये। तो के और शे हलंत देखना सबसे पहले वाले पर ही लगेगा, ध्यान रखिए ये बात, सबसे पहले वाले पर ही हलंत लगेगा। तो 6 3 यज्ञ वो गे और शे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्वर के उच्चारण में, इसको ना मार्क कर देता हूँ मैं, स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? जब 2 मात्राएं, दीर्घ स्वर या फिर गुरु। ठीक है, वेरी गुड। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी मानी गई? 25 मानी गई है। बताइए समझ में? तालव्य, महाप्राण और एघोष। तालव्य होना चाहिए, महाप्राण देखो, एघोष होता है 12, महाप्राण होता है ये 24। तालव्य तुम जानती हो दूसरा वर्ग, 6 जय और झय। ए तो होगा नहीं, पहला तो ऑप्शन काटो। इनमें से देखो कॉमन मुझे दिख रहा है 2 और दूसरे में आता है 6 और 6, तो 6 है ऑप्शन नंबर बी में। काम खत्म, आंसर आ गया हमारा। समझ गए भैया जी कैसे किया? समझ गए ना? समझ में आ रहा है? ठीक। श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? श का, तो श कहाँ है तुम्हारा? ये श है, ई एस। यश मूर्धा नहीं है तुम्हारा, तालु है, तालु। वेरी गुड। और देखो, टेट, हाई कोर्ट, यूपीएसआई और ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ पूछी गई है, इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ लो। लेकिन नहीं, अभी पानी पी लो फिर आता हूँ, ठीक है? चलो भैया, देखो वीडियो ना लंबी बनेगी काफ़ी, तो अपनी जो स्पीड है वीडियो की उसको 1.5x पे या 2x पे करके देख लेना, तो तुम्हें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। इनमें से कौन से व्यंजन अंत्यस्थ हैं? अंत्यस्थ कौन से होते हैं? यरलव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है भैया, चलो। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, पढ़ो क्या, यही वही कह रहा है। ऐसे वर्ड जिनको जीव और होठों के परस्पर सटने से बोला जाता है, जीव और होठों से, य र ल व, देख लो बोल के। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? भैया व्यंजन कौन से होंगे जो क्या कहें, स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। टोटल व्यंजन कितने हैं भैया? टोटल व्यंजन है भैया 41। 11 क्या हैं? स्वर हैं। इन 41 में से भी वे रुक जा, इन 41 में से भी तुम्हारे 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 तुम्हारे ऊष्मीय संघर्षी, 4 अंत्यस्थ, 4 संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त
या द्वित्व व्यंजन, और 2 हो गए तुम्हारे अयोग्य वा। हालांकि उनको व्यंजन में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर टोटल की बात 41 की हो रही है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे वो। तो ध्यान रखना उनको स्वरों में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। स्वर कौन कौन से हो गए भैया? 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। कितने हो गए यहाँ पे? 2 4 6 7। उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। गिनना भैया एक बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए हमारे क्या? ये सारे हो गए स्वर। कितने बताए थे? 11। उसके बाद बात कर लो तुम व्यंजन की। व्यंजन कर लो। 25 स्पर्शी, 4 ऊष्मी संघर्षी, 4 अंत्यस्थ, 4 संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त और 2 योग्य वा। तो 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 2 39 और 2 41। तो कुछ इस तरीके से जो विभाजन चल रहा है। बात आ गई भैया समझ में? बोलो हाँ, ठीक है। चलो आगे। ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है? ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। तो भैया ओष्ठ देख लो आप। पहले तो ओष्ठ ही खत्म कर लो। पै फै बै भै मैं, पै फै बै भै ये देखो, ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से। अब बचे कितने? बचे तुम्हारे 3। 3 में अल्प प्राण देखो क्या होता है? 135 भैया, आप इन तो बताया था। और घोष, घोष में होता है भैया 345। कॉमन दिख रहा है 3 और 5, 3 और 5। तो यानी कि पै और फै और बै और भै, पै फै ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म, क्योंकि पहले दूसरे में बचा कौन सा भैया? तीसरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पढ़ा होगा तो कर लो, ठीक है। चलो देखो भैया आगे। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए और व्यंजन भी होना चाहिए। तो कौन सा है? कंठ ढूंढ लो पहले। कै खे गे घे, कै खे गे घे ड़े। तो घे है, कै खे, ये भै नहीं हो सकता, फै नहीं हो सकता और थे नहीं हो सकता। ए और डी में से एक है भैया। अल्प प्राण कितने होते हैं भैया? 135। और 135 में आपका क्या कह रहा है? अब देख लो पहले में कै, कै तो है ही नहीं। खे, खे, खे भी नहीं है। कै खे गे गे, देखो 3 में मिल गया कै। अब घा इसीलिए नहीं मिल रहा है, घा मिल रहा था 4 में। तो घा जो है, अबे ये क्या हो गया? जो घा है नहीं, ये कंठ तो है लेकिन अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण होने के लिए 1 में होना चाहिए या 3 में या फिर 5 में। तो गे जो है 3 में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे हम, जो कि बहुत ही बेहतरीन आंसर है हमारे क्वेश्चन का। बाकी तुमसे अगर कभी पूछ लें कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं बता दो, तब मुंह पे फेंक के मानना 25। कितने होते हैं? 25। वेरी गुड। चलो ठीक है। अगर पूछ लिया अंत्येष्ट कितने होते हैं, फिर से फेंको 4, उसमें फेंको 4, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है, ठीक। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? दंत वाली देख लो कौन सी है। तो मूर्धा के बाद देख लो, कचट कचट तप ता वाली। ते थे दे दे ने, तो तय वाली आ जाएगी, बी ऑप्शन। बात समझ गए भैया? बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं हाईलाइट करना चाहूँगा बच्चों ये वाला दंतोष्ठ ध्वनि वाह। समझ गए बात को? दांत से भी और ओष्ठ से भी, ठीक है। बाकी ये याद कर लेना, कंठ वाले हैं ये ई एस, ऋषि, लश लाश और ऊ
ठीक, अनुनासिक वाले पीछे पीछे वाले वर्ण हैं ये सारे। ट वर्ग से संबंधित मूर्धा है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, थ, द, ध, न। ट नहीं है भाई। ट क्या है? मूर्धा है। ये देखो ट वर्ग। अबे चलना, ट वर्ग दंत्य वर्ष से होना चाहिए। वर्ष से कौन कौन से होते हैं? वर्ष पर ध्यान रखना। वत्स्य दंत भी होना चाहिए वर्ष। और क्या? अबे रुक, और क्या पूछ रहा है? ये महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछ रहा है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध। ये दंत भी है, जैसे देखो इधर ये तो बता दिया, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। जैसे चलो आगे चलो, दंत्य वत्स अल्प प्राण और घोष भी होना चाहिए। दंत वत्स, अरे दंत वत्स्य, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तय। अल्प प्राण भी है, अघोष भी है। ठीक है, अल्प प्राण अघोष दोनों है। मूर्धन्य स्वर, ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य होना चाहिए और ह्रस्व स्वर होना चाहिए, उसका उदाहरण पूछा है। आज ना यार दावत खा के आए हैं, इसलिए मान लो प्यास बहुत लग रही है, समझे? तो हाँ, 98वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा भी है, ह्रस्व स्वर भी है। ठीक है, नेक्स्ट। और ह्रस्व स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ और ऋषि। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? सब जानते हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी, 6 ध्वनि का। 6 तालव्य। ठीक है, कौन सा तालव्य बने? च, छ, ज, झ, अइया। च, छ, ज, झ, अइया। ई यस, ई यस। डी नहीं है भाई, डी। बाकी सब हैं। ठीक है, च भी है, अइया भी है, श भी है, डी नहीं है। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो महाप्राण निकालने भैया, तो 2 4 निकाल लो। 2 4 निकालोगे तो कितने बैठेंगे? 6 में 6 बैठेगा। च, छ, ज, झ बैठेगा। 6 और झ 2 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। देखो ये नहीं लिखा है 6 और झ, अबे हट, ये देखो। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष महाप्राण। अघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। अघोष होते हैं 12, महाप्राण होते हैं इतने। तो दूसरे में कॉमन देख लो कौन सा है। जो 6 ज नहीं आएगा, झ नहीं आएगा, त नहीं आएगा, त पहले में आता है, च नहीं आएगा, ख आएगा भाई, क और ख, डी ऑप्शन। ठीक है, चल। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ड कितने हैं? घोष, तो घोष बताओ वही 345। 345। तो क्या वर्ग में कितने आ जाएंगे भैया? क्या वर्ग में उधर 345 में 3 ही आ जाएंगे। नहीं, कै खे गे गे, कै खे गे, ये दोनों तो आने ही नहीं है, पीछे वाले आने हैं सारे। ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा है। कै खे गे घे अड़ा, ये 3 हो जाए। ठीक है भैया, चलो।
मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए भैया? अल्पप्राण होना चाहिए। मूर्धन्य और अल्पप्राण। मूर्धन्य देख लो पहले, तो मूर्धन्य में जो टे वर्ग वाले टे, ठे, डे और ढे और डे, तो वो नीचे वाले दोनों कट गए, ऊपर वाले बचे। अल्पप्राण 135, 1 3 5, तो टे, ठे, डे 3 आ जाएगी, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो मुझे केवल व्यंजन डी ऑप्शन दिख रहा है, पीछे भी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ में देख लो भैया, पे, डी ऑप्शन। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 18 मिनट।